अब आ गए हैं किस पे? रेशम से। भाई रेशम, रेशम का कपड़ा देखे हो ना कैसा होता है? बढ़िया चमकदार, मुलायम, हल्का, कभी प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, चाहे जैसे रख दो, पहनो, चल लो। अब देखो रेशम क्या है। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। कैसा रेशा है बेटा? प्राकृतिक, मतलब पेड़ पौधों से ही मिलने वाली चीजें जो होती हैं, जंतुओं से मिलने वाली चीजें होती है, वो प्राकृतिक होती हैं। हम लोग अगर अलग से कहीं बनाए कुछ, है ना, जैसे टेरिका, टेरिलीन, ये सब जो कपड़े होते हैं ये मानव निर्मित होते हैं। लेकिन रेशम जो है वो कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है। कैसा रेशा बेटा? प्राकृतिक रेशा। जो रेशम कीट के कोकून, कोकून देखे हो, ये इस तरीके का रहता है। ये है कोकून, गोल गोल रहता है। कई बार देखा होगा सहतूत के पेड़ में लटका रहता है सफेद सफेद, है ना, मन्नू जिसको कहते हो। क्या कहते हो? मन्नू, मनवा, है ना, कहते हैं ना गांव में। तो कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र जो राजा लोग पहनते थे रेशम के ही बने होते थे। रेशमी वस्त्र हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं तथा आकर्षक, मतलब देखने में अच्छा लगे, है ना। रेशम का आविष्कार, देखो भाई आविष्कार किसने किया है पहले ये जान लो। चीन देश में हुआ। कहां हुआ? चीन देश में। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश है। आज भी रेशम सबसे ज्यादा कहां उत्पादित होता है? चीन में। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक, लगभग कितना, 13% रेशम उत्पादन करता है। लेकिन नंबर 1 कौन है? चीन है। रेशम कीट का जीवन चक्र, आइए देखते हैं कि रेशम कीट जो होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है, उसका जीवन चक्र कैसा होता है, किस तरीके से बेचारा जीवन अपना शुरू करता है। यहां पर है जीवन चक्र। पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर चित्र वहां है, रुको छोटा कर लेते हैं। दिखने लगा? अब देखो, रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट सहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है, जो सहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर, ताकि ऊपर की सतह पर पानी पड़े तो बह न जाए, नीचे की सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफेद रंग के क्या निकलते हैं? लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर या इल्ली या लार्वा कहते हैं। जो लार्वा निकलता है अंडों से उन्हें क्या क्या कहते हैं? कैटरपिलर या फिर इल्ली या फिर लार्वा। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? रेशम ग्रंथि। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है, मतलब निकलता है, ठीक है, जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या के 8 के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? 8 के जैसा। लार्वा यहां पे देख रहे हो, ये मतलब इसमें कई 8 हो गए हैं। कितने 8 हो गए? कई 8 हो गए। चलो ठीक है, यहां पर देखो जो मैंने बताया उसकी स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले जो मादा रेशम कीट होगी वो ये पत्ती है, इस पत्ती के निचले हिस्से पर, अगर ऐसे पत्ती है तो यहां पे अंडे देगी, सैकड़ों की संख्या में अंडे देगी। फिर अंडे से क्या निकलेगा? लार्वा निकलेगा। ये है लार्वा, दिख रहा लार्वा? कहां है लार्वा? किस कलर का है? दिखा? पहले क्या हुआ, जो मादा रेशम कीट थी उसने क्या किए, पत्ती की, सहतूत की होगी पत्ती या अरंडी की पत्ती होगी, उसके मतलब निचले हिस्से पर क्या करेगी? अंडे देगी सैकड़ों की संख्या में। फिर उसके बाद उससे क्या निकलेगा? लार्वा, या फिर इसको क्या कहते हैं? इल्ली, या फिर क्या कहते हैं? कैटरपिलर, है ना।
तो अब इसके बाद फिर किसकी बारी आती है? कोकून की। और ये कितने समय तक? यहां पे देखो 4 से 6, कितने? 4 से 6 हफ्तों तक। 4 से 6 हफ्ते का मतलब कितने दिन हो गए? एक हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन। 4 हफ्ते, 7 चौक 28, 7 छंग 42, लगभग 1 महीने, सवा महीने तक, है ना। तो 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? रेशम ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, हमारे अंदर भी बहुत सारी ग्रंथियां हैं, उसी तरीके से रेशम कीट के अंदर भी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन, लसदार, चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी के 8 के जैसा होता है। मैंने यहां पे दिखाया कि देखो ये कैसा है? अंग्रेजी के 8 के जैसा। ठीक है, 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए, मतलब ये 8 के आकार में गति भी करता है। कैसे गति करता है? 8 के आकार में है? किस आकार में? 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है। मतलब इसे घूम घूम के 8 बनाते बनाते ये पूरा कोकून बना लेता है अपने ऊपर। कितने दिनों में? 4 से 6 हफ्तों बाद ये काम करना शुरू करता है। फिर जो हवा के संपर्क में आने पर सूख कर रेशम के रेशे में बदल जाता है। पहले चिपचिपा होता है, बाद में सूख जाता है, और सूख करके किस तरीके का हो जाता है? कोया या फिर कोकून के रूप में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित होने लगता है। अब जो ये लार्वा था, इसके अंदर क्या बनने लगता है? प्यूपा रूप में। किस रूप में? प्यूपा, मतलब उसका और विकास होता है, उसमें थोड़ा पंख वंख आना शुरू हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाता है। मतलब ये अपने आप को लपेट के चारों तरफ से क्या कर लेता है? हर तरफ से बंद कर लेता है। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया, ये है कोया, कोया बोलो या फिर कोकून बोलो, कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। ये जो आपको रेशम का कीट दिख रहा है, ये इस अवस्था में पहुंचा है इसके अंदर ही। फिर इसको काट करके तब ये बाहर निकलता है, और फिर जाके अगर मादा है तो फिर से अंडे देगा, फिर से लार्वा, फिर इसके बाद फिर ऐसे ही अपना बनाएगा, प्यूपा में कन्वर्ट होगा और कोकून बनाएगा, फिर से जो है उसको काट के निकलेगा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं तथा अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। इस तरीके से ये रेशम कीट का जीवन चक्र हो गया। अब क्रियाकलाप है। गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर रेशम कीट की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र आपको बनाना है। कौन सी अवस्था वाला? ये वाला। बना ले आओगे? ठीक है, चार्ट पेपर पर बना लेना। अब देखो रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन ये तो हो गया जो अपने आप से हो रहा है, लेकिन अगर बिजनेस करना है तो बड़े लेवल में करना होगा, और बड़े लेवल में करने के लिए फिर अलग तरीके से किया जाएगा। कैसे करेंगे? जैसे अभी एक पेड़ में मान लो 2-4 कोकून लगते हो, जब उस लेवल से करेंगे तो पता लगा एक खैंची बना लिए, नहीं एक कमरा बना लिए, उसमें ढेर सारे फर्चा लगा दिए बांस के, और उसमें ढेर सारे जो हो कोकून इकट्ठे। हाँ, जो बिजनेस करना तो ऐसा ही होगा। देखो इसमें चित्र है कि नहीं है? मैं चित्र ही समझा देता तुमको एक बार में। नहीं है, चलो। कोकून से रेशम प्राप्त करना, रेशम कीट पालन, यहां पे थे ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा काम देगा। रेशम प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए?
रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम पालने की जो ये विधि है इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर या फिर रेशम कीट पालन। जो लोग बिजनेस करते हैं समझ लीजिए वो सेरीकल्चर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करना ना, धान गेहूं उगाना। सेरीकल्चर में क्या उगाएंगे? रेशम कीट उगाएंगे। ठीक है, कहलाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बंगलुरु में है। कर्नाटक जो राज्य है उसमें 2 स्थान है, एक मैसूर और एक बंगलुरु। कहां पे है? कर्नाटक राज्य में। यहां पर जो है सेरीकल्चर बड़े पैमाने पे किया जाता है। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड के नैनीताल तथा हल्द्वानी में भी, नैनीताल और हल्द्वानी में भी रेशम कीट पालन होता है, उसमें अग्रणी है ये लोग। असम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय ही है रेशम कीट पालन। कहां के लोग? असम और झारखंड के। यहाँ के किसानों का प्रमुख व्यवसाय यही कामें करते हैं। जैसे धान गेहूं हम लोग करते हैं वैसे वो लोग क्या करते हैं? रेशम कीट का उत्पादन बड़े पैमाने पर करते हैं। वे पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती है, नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। किसानों द्वारा इन अंडों को देखो क्या करते हैं अब ये लोग, ये यही से स्टेप बदलते हैं। जैसे कहीं पर मान लीजिए उसने जो मादा रेशम कीट है उसने कहीं पर अंडे दिए, अब वो क्या करेंगे? उसको लेके आएंगे कहां? अंडों को सावधानी पूर्वक कागज अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इकट्ठा करते हैं। किस पर कर रहे हैं बेटा? कागज पर या फिर कपड़े की पट्टियों पर। रेशम कीट पालकों को बेच देते हैं। जो लोग रेशम कीट का पालन करते हैं, अभी यहां से अंडे लिए हैं इन्होंने। क्या लिए हैं? अंडे। किसको बेच दिए? जो रेशम कीट को पालेगा उसको बेच दिए। अब कीट पालक जो हैं, जो पालते हैं, द्वारा इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप व नमी में इस प्रकार रखा जाता है जिससे अंडों में से अधिक लार्वा निकल आए। अंडों में से ही लार्वा निकलेंगे तो जिस तापमान पे वो निकलते हैं, जिस तापमान पे वो रह सकते हैं, उतना ही तापमान वहां बनाया जाएगा। लार्वा के आगे का विकास के लिए बांस की बनी, मैंने बताया था ना, बांस की ट्रे बना देंगे। क्या बना देंगे? बांस की ट्रे। बड़ी बड़ी खैंची जैसे से बड़ी बड़ी बना दी जाती है, जैसे परात नहीं होती है, बड़ी वाली थार, उसी को बना देते हैं बांस की फर्रियों से, बड़े बड़े, ये समझ लो इतने कमरक बराबर बराबर बड़े बड़े। उसी में कई रिंग बनी होती है, हर रिंग में ढेर सारे जो ये लार्वा है उनको छोड़ दिया जाता है। देखो क्या हो गया भाई? विकास के लिए बांस की ट्रे, बांस की बनी ट्रे पर सहतूत के कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेकानेक संख्या में लार्वा रख दिए जाते हैं। लार्वा इन पत्तियों को दिन रात खाते रहता है। ठीक है, आकार में काफी बड़े होते हैं और मोटे होते जाते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई करके नई पत्तियां और रख दी जाती हैं ताकि और खाओ और मोटे हो जाओ। कितने दिन बाद? लगभग 25 से 30 दिन बाद लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देता है। अब जब खाना बंद करता है तो फिर वो जो उसके अंदर ग्रंथि थी, है ना, जिससे लसलसा पदार्थ निकलता था, रेशम ग्रंथि, उसके द्वारा अंग्रेजी का 8 बना बना के अपने ऊपर वो ढकता चला जाता है। कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों के से बाहर आने लगते हैं। मतलब लार्वा जो है कहाँ आने लगते हैं? बांस के छोटे छोटे कक्षों में बाहर आने लगते हैं। इसके लिए बांस की ट्रे में छोटी रैक या टहनियां भी रख दी जाती हैं। मैंने बताया जो बड़ा सा थार जैसा रहे उसमें कॉलम बना दिए जाते हैं बीच बीच में, कि मतलब अलग अलग सब अपना बनता चला जाए। ये नहीं कि तर ऊपर 1-2 लार्वा हो जाए तो फिर एक नष्ट हो जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं। कोकून से रेशम प्राप्त करना कैसे प्राप्त होगा? कोकून से रेशम, कोकून तो बन गया है ना, कोकून बन गया भाई। बांस की ट्रे में छोटी छोटी टहनियों में रख दी जाती जिससे वो कोकून, कोकून मतलब कोया, है ना,
अब कोया बन गया, तब उसमें से रेशम के रेशे निकालना है। कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग। कोकून से रेशम प्राप्त करना। पूर्ण कोकून बन जाने पर, जब कोकून बन गया है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पहले ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते हुए पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। सोचो, जो कोकून था उसके अंदर अभी वो रेशम का कीट है ना, वो किसमें बदल रहा है? प्यूपा से वयस्क कीट में बदल रहा ना भाई। लार्वा से प्यूपा में बदला था, प्यूपा से किस में बनेगा? वयस्क कीट में। उसके पंख वंख आएंगे, तो वयस्क कीट बनने से पहले ही उसको कहां 10 से 15 मिनट के लिए पानी में उबाल लेते हैं। बड़ी जीव हत्या होती भाई। रेशम का कपड़ा पहनते हो कितने कीड़े लगे होंगे उसमें। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे हुए रेशों के बीच चिपचिपा पदार्थ खुल जाता है, घुल करके वो रेशा पकड़ने लायक का हो जाता है, तथा रेशम के रेशे पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे और उच्च कोटि के होते हैं। जब एक बार प्यूपा से वयस्क कीट में बदल जाता, अब वो जो कोकून है उसकी खोल को काट के निकल जाता, तो एक बार अगर उसने खोल को काट दिया तो फिर तुम्हारा रेशा लंबा वाला नहीं निकले, क्योंकि जहां से वो काटा वहीं तुम्हारे आधे आधे टुकड़े निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए वयस्क कीट बनने से पहले उसको उबाल डालते हैं। अब देखो, उच्च कोटि के होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल जाता है। ऐसे कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है, उतनी अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता नहीं होती है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती। क्या कहलाती बेटा? रीलिंग। कौन सी प्रक्रिया? कोकून से, कोकून कोया से क्या निकाल रहे हैं? रेशम निकाल रहे हैं, रेशे निकाल रहे हैं। कोकून में से रेशे निकालेंगे, तो कोकून में से, क्योंकि कोकून तो अंडे जैसा है, उसको पानी में डाला तो उसके जो रेशे थोड़ा घुलेंगे, फिर वो थोड़ा सा मतलब अलग अलग होंगे, तो उसको रेशे पकड़ लेंगे, है ना। तो रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं रंग बिरंगे धागों से रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। देखो, धागे चिकनाहट, चमक, मजबूती आदि में भिन्न भिन्न होते हैं। अब यहाँ पे देखो, अलग अलग तरीके से क्वालिटी होती है उनकी। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के होते हैं। किसके होते हैं? सबसे प्रचलित, जो ज्यादा मात्रा में लोगों को पसंद किया जाता है। इनके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि के पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों से टसर रेशम। कौन सा रेशम बेटा? टसर, मूंगा रेशम। ठीक है, एक शहतूत का रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरीके से रेशम प्राप्त किया जाता है, और हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे देखेंगे। फिर उनकी उपयोगिता पर थोड़ा सा रह गया है, फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, चाहो तो खत्म कर दें अभी। चलो, छुट्टी हो गई, फिर क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे ना, जब अगले दिन कराएंगे तो। ठीक।